नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सीएम करेंगे मुलाकात, साथ ही महामहिम राष्ट्रपति से की शिष्टाचार मुलाकात। कई मुद्दों पर दोनों के बीच हुई बातचीत। तो वहीं आपको बताते चले, दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां राष्ट्रपति मुर्मू से मिले सीएम योगी, साथ ही कई अहम मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच चर्चाएं भी हुई। जहां आपको बताते चले, क्षेत्र में विकास को लेकर भी कई अहम बातों के साथ विकास को लेकर भी अहम चर्चाएं की गई। वहीं दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सीएम योगी, महामहिम राष्ट्रपति से की शिष्टाचार मुलाकात। कई मुद्दों पर दोनों के बीच हुई बातचीत। तो वहीं आपको बताते चले, दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां इस दौरे के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की। महामहिम राष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पे बातचीत भी दोनों के बीच हुई। तो वहीं आपको बताते चले, दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां इस दौरे के दौरान उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, साथ ही इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति से कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी की है। साथ ही आपको बताते चले, इस दौरे के दौरान द्रौपदी मुर्मू से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, साथ ही मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी करते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही आपको बताते चले, द्रौपदी मुर्मू से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी, पीएम आवास पर मुलाकात करेंगे सीएम योगी, प्रदेश की उपलब्धि की देंगे जानकारी। तो वहीं आपको बताते चले, विकसित भारत 2047 पर भी चर्चाएं हो सकती है इस मुलाकात के दौरान, और यूपी के प्रयासों को बताएंगे सीएम योगी। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का देंगे आमंत्रण। तो वहीं आपको बताते चले, पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही उनके आवास पर करेंगे ये खास मुलाकात। एयरपोर्ट के उद्घाटन का आमंत्रण भी आपको बताते चले पीएम को देते नजर आएंगे। साथ ही प्रदेश की उपलब्धियों की देंगे जानकारी। विकसित भारत 2047 पर भी अहम चर्चाएं होंगी। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर निमंत्रण भी देंगे पीएम। आपको बताते चले, साथ ही पीएम से मुलाकात भी करेंगे, उनके आवास पर मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश की उपलब्धियों की देंगे जानकारी। साथ ही विकसित भारत 2047 पर भी चर्चाएं होंगी। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर निमंत्रण भी पीएम नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं आपको बताते चले, इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी हो सकती है। साथ ही प्रदेश के विकास और प्रगति को लेकर भी अहम मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती है। तो वहीं आवास पर करेंगे मुलाकात, साथ ही एयरपोर्ट के उद्घाटन का देंगे आमंत्रण। वहीं आपको बताते चले, पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं अयोध्या से खबर सामने आ रही, जहां राम मंदिर पर ध्वज स्थापना करेंगे पीएम। 25 नवंबर को अयोध्या में जुटेंगे दिग्गज नेता। प्राण प्रतिष्ठा की तरह अयोध्या में होगा कार्यक्रम। ध्वज स्थापना के बाद शुरू होगा बीजेपी का अभियान। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वज स्थापना करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के कद्दावर नेताओं का भव्य जमावड़ा भी आयोजित होगा। कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा की भव्यता के अंदाज में होगा और ध्वज स्थापना के बाद बीजेपी का अभियान भी शुरू होगा। साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 35,000 से अधिक कैडेट्स शामिल होंगे। इसके अलावा विकसित उत्तर प्रदेश अभियान की सफलता और जनता से प्राप्त 50 लाख से अधिक सुझावों की जानकारी भी साझा की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले, 25 नवंबर को होगा यह भव्य कार्यक्रम। साथ ही अयोध्या में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। तो वहीं 25 नवंबर को यह भव्य कार्यक्रम आयोजन होना है, जहां अयोध्या में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने एयर स्ट्रिप निर्माणाधीन टर्मिनल, पार्किंग और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का सर्वेक्षण किया।
इससे पहले उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों संग बैठक की। सीएम योगी ने हवाई अड्डे के पहले चरण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को तय समय सीमा में परियोजना पूरा करने के निर्देश भी दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट उत्तर भारत के आर्थिक विकास का नया केंद्र बनने जा रहा है, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और क्षेत्र में निवेश को गति मिलेगी। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, यात्री सुविधाओं और पर्यावरणीय मानकों को लेकर भी विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री के साथ वरिष्ठ अधिकारी और परियोजना से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही यात्रियों के लिए खोला जाएगा। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां सीएम ने हवाई सर्वेक्षण भी किया, साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी किया है। वहीं 30 अक्टूबर को आपको बताते चले सीएम योगी ने इसकी आपको बता दें समीक्षा बैठक भी होनी है। साथ ही उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया है और स्थलीय निरीक्षण भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां सीएम योगी ने की है। इसे लेकर एक समीक्षा बैठक भी की है। साथ ही तमाम जानकारियां जो है अधिकारियों संग ली है और सभी रिपोर्ट भी तलब की। 30 अक्टूबर को पीएम करेंगे इसका उद्घाटन। साथ ही इसी के चलते हवाई सर्वेक्षण और स्थलीय निरीक्षण भी करते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजन के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, रउआ सबके छठी मैया की कृपा बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखे वाली माता आप बहन लोगन के हमरे तरफ से विशेष मंगल कामना। जय छठी मैया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि यह आस्था और सूर्य उपासना का पर्व समाज में समर्पण, स्वच्छता और पारिवारिक एकता का भी संदेश देता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से पर्व को श्रद्धा, उत्साह और सुरक्षा के साथ मनाने की अपील भी की है। तो वहीं आपको बताते चले श्रद्धा और नमस्कार। सूर्योपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक बधाई। रउआ सब पर छठी मैया की कृपा बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखे वाली माता आ बहन लोगन के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। छठ महापर्व प्रकृति, श्रद्धा और अनुशासन का एक अनुपम संगम है। सूर्योपासना के माध्यम से यह हमें जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और संतुलन का संदेश देता है। यह पर्व केवल पूजा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। छठी मैया की कृपा से सभी व्रती अपने संकल्प में सफल हों, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का जीवन पाएं और यह महान परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी सतत जारी रहे, यही मेरी कामना है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाटों का दौरा किया और छठ पूजा की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मंत्री एके शर्मा ने घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था तथा जल स्तर को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मंत्री ने नगर निगम, जल निगम, बिजली विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वाराणसी में छठ पर्व को भव्य और सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए सभी विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करना चाहिए। तो वहीं छठ पूजा 2025 की शुरुआत हो गई है। वाराणसी के देशेश्वरम में घाट पर श्रद्धालुओं ने नहाय खाए की रस्म अदा करते हुए 4 दिवसीय महापर्व का प्रारंभ किया। ये पर्व भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित है। प्रयागराज में भी आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व का आयोजन शुरू हो गया है, जो 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समापन होगा। वहीं आपको बताते चले श्रद्धालु सुबह से ही यमुना घाट पर आस्था और भक्ति के साथ जुट रहे। बहराइच में भी छठ पूजा की तैयारियां युद्ध स्तर पर तेज हो गई हैं। घाटों पर छठ वेदी का रंग रोगन
किया जा रहा है और जिला प्रशासन ने घाट और सरोवर की साफ सफाई का आश्वासन भी दिया है। छठ पर्व की शुरुआत महिलाओं द्वारा नहाय खाए की रस्म से होती है। पहले दिन वे शुद्ध शाकाहारी भोजन कर व्रत प्रारंभ करते हैं और साथ ही दूसरे दिन डूबते सूर्य को पूजा कर परिवार की मंगल कामना की जाती है। अंतिम दिन व्रतधारी महिलाएं और पुरुष उगते सूर्य को अर्घ जल अर्पित कर व्रत संपन्न करते हैं। बहराइच के छोटी बेरिया, समय माता मंदिर और अन्य प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं ने उत्साह और उल्लास का माहौल है। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम भी किए ताकि ये पर्व शांतिपूर्ण और भक्ति भाव से संपन्न हो सके। तो वही आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ये 3 तस्वीरें प्रयागराज, बहराइच और वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां घाटों पर तमाम छठ पर्व को लेकर तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम भी सरकार के तहत किए जा चुके हैं। साथ ही वेदियों के रंगने का कार्य भी महिलाएं करती नजर आ रही हैं, जहां काफी उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। जहां नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है। साथ ही ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जाता है। श्रद्धालु नहाय खाए की रस्म अदा करते को बताते चले नजर आ रहे हैं। तो वही खबर गाजीपुर से, जहां महापर्व छठ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर चल रही हैं। महापर्व छठ की पूजा को लेकर नगर पालिका परिषद नगर घाटों की सफाई और शुद्धिकरण को में जुटा हुआ है, जहां गाजीपुर शहर 34 घाटों पर श्रद्धालु छठ पूजा करेंगे, जिसके लिए हर घाट पर जनरेटर के जरिए प्रकाश की भरपूर व्यवस्था की जा रही है। छठ पूजा के दौरान सुरक्षा के लिए सीसीटीवी ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। छठ पूजा के दौरान हर घाट पर नाविक और गोताखोर तैनात रहेंगे। पूजा के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर गहरे पानी में बैरिकेडिंग रहेगी। वहीं सूर्य उपासना के पर्व छठ पूजा और साथ ही आपको बताते चले, ऐसे में श्रद्धालु छठ पूजा के लिए घाटों पर और साथ ही छठ को लेकर तैयारियां भी तेज होती नजर आ रही हैं। देखिए, गाजीपुर में कुल छोटे बड़े 34 घाट हैं और 34 घाटों पे आप अगर देखेंगे तो पानी में एक तो हमारी बैरिकेटिंग कराई जा रही है। 150 नावें बैरिकेटिंग के उस पार पूरे लाइन से लगी रहेंगी। नावों पे नाविक के साथ साथ एक एक गोताखोर रहेगा। नावों के इधर जाल रहेगा और उस पे आपका ये रहेगा कि मतलब ये गहरा पानी है, इसके आगे न जाए। हर जगह महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम बनाया जा रहा है। घाटों की रंगाई पुताई जो है कराई जा रही है और जो भी बैरिकेटिंग हो रही है उसको भी कपड़े से सुंदर बनाया जा रहा है, ताकि जब लोग आवे तो उन्हें वहां पे जो है भक्तिमय माहौल वहां पे मिले। ये सिस्टम का जो है लगाया जाएगा। और एक चीज और इसमें कराई जाएगी कि पूरा ये सिस्टम जो है इस बार ड्रोन से भी उसकी जो है मॉनिटरिंग की जाएगी, कि ड्रोन से भी देखा जाएगा कि कहीं पर कोई है, उसका कंट्रोल रूम बना करके, ताकि कि भाई कोई जा रहा है तो उसको हम समय से रोक सकें। बाकी लगभग घाटों की जो सफाई है लगभग हो चुकी है। लोग देखे भी होंगे, आप लोग घाट पे गए होंगे तो लोगों ने बेदियां बनाना शुरू कर दी है। लोगों की बेदियां बन गई हैं। हमारी भी कार्रवाई जो है लगभग पूर्ण है। पूरे जो घाट पे रोशनी जनरेटर की सहायता से रोशनी की व्यवस्था रहेगी। और बाकी जो परंपरागत तरीके से है, 2 पुल बनता है, उन पुलों का भी निर्माण, जो छोटे पुल हैं वो किए जा रहे हैं। कुछ जगह पे प्रतिबंधित किए गए हैं, उनको बैरिकेड करके वहां पे रोका जा रहा है। जहां पे ज्यादा गहराई है उन पे भी बैरिकेड किया जा रहा है, वहां पर भी रोका जा रहा है। तो कुल मिलाकर के लगभग हमारी तैयारी 80% से ऊपर हो चुकी है। अभी तो हमारे पास 2 दिन समय है और आप देखेंगे कि कल तक तो 100% हम कंप्लीट कर लेंगे। 90% तो आज ही अगर आप जाएंगे तो आप घाटों पर देखेंगे कि आपको लगभग ये टेंट्स के और बैरिकेटिंग के और ये सारे काम आपको जो है पूर्ण मिलेंगे और कुछ जगह अपना हो रहे हैं। तो वही खबर उन्नाव से है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने देश भर में मनाई जा रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कहा कि पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। सरदार पटेल ने 500 आपको बताते चले 62 रियासतों में एकजुट कर भारत का एक स्वरूप बनाया था। मंत्री ने कहा कि एक भारत, आत्मनिर्भर भारत में आज भी सरदार पटेल की छवि दिखाई देती है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उन्नाव जनपद में इस संगठन के साथ बैठक
हुई है और आने वाले दिनों में 8 किलोमीटर लंबी विधायक यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों और साथ ही तिरंगा झंडा लेकर चलेंगे और लोगों को सरदार पटेल के जीवन व उनके योगदान के बारे में भी बताया जाएगा। वहीं अलीगढ़ में मंदिर की दीवार पर लिखे गए विवादित स्लोगन आई लव मोहम्मद पर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि जिसने भी चोरी छिपे ये स्लोगन लिखा होगा उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता इमरान मसूद द्वारा हमास का समर्थन करने वाले बयान पर मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। उनके डीएनए में बहुत कमी है। वो सब हमास वाले डीएनए वाले ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब की संतानें। ये देश सभी का देश है। इसमें उन्हें जो इस देश में जन्मे, इस देश का अन्न जल ग्रहण करते हैं, इस देश की माटी में उन्होंने जन्म लिया है, तो इसको उसी तरीके से समझना चाहिए। वो बयान उनका बहुत घृणित है, निंदनीय है और उसकी जितना निंदा की जाए कम। कांग्रेस पार्टी को क्या इमरान मसूद को निकाल देना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, तो कांग्रेस का काम है। कांग्रेस पार्टी को एक उसके बारे में, ये अंग्रेजों की ही पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की बी टीम है। जो अंग्रेज थे, आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती मना रहे हैं वो इसीलिए मना रहे हैं कि कांग्रेस का वास्तव में कांग्रेस की स्थापना भी अंग्रेज ने की थी। ये तो कांग्रेस अब और अपने इस समय राहुल जी विदेश में जाते हैं तो भारत की बदनामी करते हैं। उनके डीएनए में अब हम लोग बोलते नहीं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत के आधार पर, शिष्टाचार के आधार पर काम करती है। ये देश सभी का देश है और जो इस देश में रहते हैं उनको देश का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जितनी इन लोगों की जितनी घोर निंदा की जाए कम है। तो वहीं 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूपी में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को लौह पुरुष के भारत एकीकृत करने के कार्यों से अवगत भी कराया जाएगा। प्रदेश भर में शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं रन फॉर यूनिटी का आयोजन आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग इस पूरे विषय को जनता तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लोगों को इन सारे कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करने में हमारी मदद करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं खबर मैनपुरी से, जहां बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी नेता जयवीर सिंह ने कहा कि बिहार में लालू यादव ने अपने शासनकाल में जंगल राज कायम किया। उन्होंने कहा कि जनता अब इस तरह की परिस्थितियों को दोबारा नहीं सहने वाली है। बिहार चुनाव में विपक्षी गठबंधन यानी गठबंधन की हवा अब पूरी तरह निकल चुकी है और उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता इस बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि MY फैक्टर का कोई जादू नहीं चलेगा। जनता अब सच्चाई को पहचान रही है और विकास को चुन रही है। जंगल राज पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में देखा है। जिस तरीके से वहां अराजकता का माहौल, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, नौकरियों के नाम पर धन वसूली, नौकरियों के नाम पर जमीनों पर मामले को लेकर लालू जी सजा याफ्ता है। ऐसे लोग, ऐसे ठगबंधन जिसने बिहार के लोगों को ठगने का काम किया हो, उसकी याद दिलाने का काम हमारे नेताओं ने किया है। मंत्री जी, बिहार में MY फैक्टर बहुत प्रभावशाली रहता है। इस बार लालू ने नया दाव खेला वहाँ पे MYBAP का एक संगठन तैयार कर रहे हैं जिसके तहत चुनाव होगा। क्या लगता है कितना प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जातवाद से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद चलेगा, जातवाद से ऊपर उठ करके विकासवाद चलेगा। राष्ट्रवाद, विकासवाद, लोगों को, वहां के नौजवानों को रोजी रोटी, संसाधन, विकसित भारत बनाने का संकल्प, वहां का मजबूत कानून का राज, इन चीजों को लेकर चलेगा। और ये जातवाद का जो प्रयास हो रहा है, निश्चित रूप से बिहार के लोग नकारेंगे, क्योंकि बिहार राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील और गरीब प्रदेश रहा है और उसने हमेशा राष्ट्र को नई लीडरशिप देने में
नया भारत बनाने में एक संवेदनशील और जिम्मेदार राज्य की भूमिका निभाई है। तो वहीं खबर सीतापुर से, जहां राजा कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद राकेश राठौर ने गुरु ने किया। वहीं इस दौरान खिलाड़ियों ने जोश और उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 26 अक्टूबर को खेला जाएगा, जिसके बाद विजेता टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो वही सांसद ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी है। विगत वर्ष पिताजी की स्मृति में हम लोगों ने जीआईसी ग्राउंड पे फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया था, जिसमें राज भाई, रियाज भाई और जितने भी फुटबॉल प्रेमी थे, विश्वीर भाई, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आज ये 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन है। आज ये शुरुआत है, कल समापन है। तो उसी का भी उद्घाटन मैच होने जा रहा है शाहजहांपुर और लखनऊ के बीच में, और बाहर की भी टीमें, जिले की भी टीमें सब मिलकर खेलेंगी कल तक। कल हमारे इस कार्यक्रम में दीपक सिंह पूरे एमएलसी रायबरेली मुख्य अतिथि हैं, जो पुरस्कार वितरण के लिए आएंगे। बीजेपी भी कराती रहती है खेलो इंडिया, और आपको भी देखकर लग रहा है कहीं ना पहले से इस तरीके कार्यक्रम करते रहे, तो क्या कहेंगे? बीजेपी तो खेल करने के लिए खेलो इंडिया करती है, हम लोग खेलों के लिए खेलते हैं। बीजेपी तो खेलो इंडिया उनका खेल है करना, इस विचारधारा के साथ कर रहे हैं। अभी सांसद खेल प्रतियोगिता चल रही थी उनके यहाँ, शर्म की बात है, सांसद के नाम पे आप खेल का कार्यक्रम करते हैं और सांसद को आमंत्रित नहीं करते हैं। तो इस सोच के लोग जो है, जिनकी खेल के प्रति इतनी घटिया सोच हो, इतनी गिरी हुई मानसिकता हो, वो खेल को कितना आगे उठाएंगे तो सब जग जाहिर है। खिलाड़ियों के लिए कोई संदेश? तो वहीं उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन जगह जगह बुलडोजर कार्यवाही कर रही है। जहां एक और रामपुर में निजी कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर कार्यवाही शुरू कर दी गई। नगर पालिका के 3 जेसीबी से कार्यवाही की जा रही है। वहीं बता दें कि 450 स्क्वायर मीटर पर कॉम्प्लेक्स बना है। कोर्ट ने आदेश पर ध्वस्तीकरण हो रहा है। साथ ही तो वहीं आपको बताते चले, मेरठ में 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स की 22 दुकानें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त की जा रही हैं। वहीं सुबह प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जिस दौरान कारोबारी अपनी दुकानों के सामने बैठकर फूट फूट रोने लगे। पुलिस और पीएसी की सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर कार्यवाही शुरू हुई। वहीं कॉम्प्लेक्स 288 वर्ग मीटर में बना था और जमीन काजीपुर के वीर को आवास के लिए आवंटित की गई थी। वहीं 1990 में विनोद अरोड़ा ने पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल कर अवैध रूप से निर्माण कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को 3 माह में खाली कराने का और ध्वस्त करने का आदेश पास किया था। वहीं आपको बताते चले, रामपुर और मेरठ की ये 2 तस्वीरें, जहां अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर की कार्यवाही के तहत हटाया गया अवैध कब्जों को, और साथ ही मौके पर पुलिस और पीएसी की टीमें तैनात हैं। जहां आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने दिया कार्यवाही का आदेश, मौके पर पुलिस और पीएसी की टीम तैनात, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही का अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का यह आदेश पास किया था। चाहे रामपुर और मेरठ की 2 तस्वीरें, जहां बुलडोजर कार्यवाही देखने को मिली, अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। साथ ही एक फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।